आखिर इंडिया में घर खरीद कौन रहा है? अगर लोगों के पास परचेज पावर ही नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी का खरीदार कौन है? जब प्रॉपर्टी मार्केट सैलरी ग्रोथ और इन्फ्लेशन की दर से कहीं ज्यादा ही तेज बढ़ते बढ़ते अब एफोर्डेबल नहीं रह गया है, तो फिर जो भी घर बिक रहे हैं उसका मालिकाना हक किसका है? और अगर प्रॉपर्टी आज भी लोगों की परचेज पावर में है तो फिर एफोर्डेबल हाउसिंग में डिमांड और सप्लाई दोनों क्यों खत्म होती चली गई है? घर तो फिर भी बिक ही रहे हैं आज भी, और आश्चर्यजनक तौर पर उस प्राइस रेंज में बिक रहे हैं जो है ही नहीं इस देश की रियल परचेज पावर। कौन है वो घर खरीदार, वो अदृश्य फाइनेंशियल ताकतें जो आज भी घर खरीद रही हैं? और देश का हाउसिंग मार्केट क्यों सिमटता जा रहा है टॉप के कुछ उन शहरों में ही जहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस बहुत ज्यादा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट काफी समय से अर्थशास्त्र और लोगों की क्रय शक्ति के विपरीत चाल चल रहा है। यहां का प्रॉपर्टी मार्केट एक ऐसा केस स्टडी बन गया है जो दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों के लिए एक अलग ही लेवल के रिसर्च का सब्जेक्ट है। जब से मैंने इंडिया के हाउसिंग मार्केट के आम लोगों की खरीदने की हैसियत से दूर होते चले जाने की बात कही है, यह सवाल अक्सर ही मुझसे पूछा जाता रहा है कि आखिर घर जो बिक रहे हैं उन्हें खरीद कौन रहा है? जाहिर है कि घरों की बिक्री जरूर कम हुई है, लेकिन फिर भी घर बिक तो रहे ही हैं। प्रॉपर्टी मार्केट पूरी तरह से क्रैश भी नहीं हो रहा है, भले ही अनसोल्ड हाउसिंग इन्वेंट्री का चैलेंज मार्केट में हो। और जब घर बिक रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई खरीदार भी है बाजार में। दरअसल यह सवाल जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं, और इस सवाल को समझने के लिए आपको पूरे देश की अर्थव्यवस्था और इंडिया के पूरे ही अर्बनाइजेशन और लगातार हो रहे माइग्रेशन के पैटर्न को भी समझना होगा। क्रिटिक्स चाहें तो यहां से आगे के वीडियो को न देखें और सीधा ही कह दें मैं तो बस इंडिया के रियल एस्टेट को लेकर लोगों को डराता रहता हूं। उनका तो ऐसे भी कहना है कि देश में हो रही घरों की बिक्री काफी है यह साबित करने के लिए कि इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट में बायर भी है और सब कुछ ठीक ठाक है, सब चंगा सी। लेकिन जैसे इन क्रिटिक्स के लिए देश की अर्थव्यवस्था ना समझ आने वाला सब्जेक्ट है, वैसे ही रियल एस्टेट के ये वेस्टेड इंटरेस्ट मेरे लिए ना समझ में आने वाले लोग हैं। ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि रियल एस्टेट के पेन पॉइंट्स पर बात करना और उसे एड्रेस करना कितना जरूरी है। और अगर रियल एस्टेट के रियल पेन पॉइंट्स को एड्रेस कर दिया जाता है, बिल्डर्स की मनमानी को रोक दिया जाता है और आम घर खरीदारों के परचेज पावर को ध्यान में रखकर ही प्रॉपर्टी लॉन्च होती है, तो फिर इंडिया के रियल एस्टेट में कितनी पोटेंशियल है। और यह फायदे का ही सौदा है रियल एस्टेट के सारे ही स्टेक होल्डर्स के लिए कि देश का रियल एस्टेट वाकई रियल हो जाए। प्रॉपर्टी मार्केट के वेस्टेड इंटरेस्ट की बात तो खैर वो ही जाने, लेकिन अगर आप उन आम इंडियंस में से हैं जो इन शहरों में एक अच्छी सैलरी कमाने के बाद भी, अक्सर ही डबल इनकम फैमिली होने के बाद भी आमतौर पर एक आह भरकर सोचते हैं कि काश आप एक घर खरीद पाते, और साथ में आश्चर्य भी होता है आपको कि कैसे कुछ लोग आपसे भी कम आमदनी पर भी घर खरीद लेते हैं। तो यह वीडियो खास आपके लिए है। ऐसा इसलिए कि आप शहरों में रहने वाले नौकरी पेशा आम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। आप ही हैं इंडियन सोसाइटी के सही रिप्रेजेंटेटिव। आपके घर न खरीद पाने की अफोर्डेबिलिटी ही डिफाइन करती है देश के प्रॉपर्टी मार्केट को, इसके अनरियल होने को और इसके चैलेंजेस को। यहां मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि यह सवाल आज मैं उन इंडियंस के लिए नहीं उठा रहा हूं जो कि लग्जरी और सुपर लग्जरी घर खरीद रहे हैं। अक्सर ही एक से भी ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो इंडिया के टॉप 0.1% या हद से हद 0.2% लोग हैं, और उनके घर खरीदने का पैटर्न, अपने पैसे को पार्क करने का दृष्टिकोण, अपने ब्लैक मनी को एडजस्ट करने का खेल और रियल एस्टेट के नाम पर एक्सक्लूसिव नेटवर्किंग क्लब में एंटर करने का एक अलग ही खेल है। कोई 100 करोड़ 200 करोड़ के अपार्टमेंट की बिक्री की जो खबर अक्सर आप सुनते हैं या फिर सुनाकर आपको बताया जाता है कि देखो देखो देश में रियल एस्टेट का कैसा ग्रोथ हो रहा है, वो दरअसल रियल एस्टेट बिजनेस नहीं है, वो कोई और ही बिजनेस है। लग्जरी प्रॉपर्टी मार्केट का ग्रोथ, और वो भी ऐसे दौर में जब आम लोग प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दरअसल एक अलग ही सोशल और इकोनॉमिक इम्बैलेंस का इंडिकेटर है। मैं इस वीडियो में उनकी बात कतई नहीं कर रहा हूं, और ना मैं उनकी बात कर रहा हूं जो रियल एस्टेट के
स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स हैं और अभी तक घर खरीदते रहे थे एक ट्रेडिंग कमोडिटी के तौर पे। आज वैसे इस तरह के इन्वेस्टर्स और अंडरराइटर्स भी फंसे पड़े हैं प्रॉपर्टी बिजनेस में, क्योंकि स्लो सेल्स का सबसे ज्यादा असर इन्हीं लोगों पर पड़ता है। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं आम इंडियंस की, उन औसत भारतीय लोगों की जो शहरों में नौकरी करते हैं या कोई छोटा व्यवसाय करते हैं। कोई लाख 2 लाख या हद से 2.5 लाख की उनकी महीने की कमाई है और शहर में घर खरीदना उनका एक सपना है, लेकिन यह सपना उनकी परचेज पावर से बाहर है। और वो इसलिए कि क्या है घर की कीमत आज? एवरेज अपार्टमेंट है कोई 1 से 1.5 करोड़ के बीच। कितने साल की कमाई चाहिए उन्हें एक औसत 1100,000 स्क्वायर फीट का घर खरीदने के लिए? एक रिसेंट रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि देश के 5% सबसे ज्यादा इनकम वाले लोग भी आज अगर एक घर खरीदना चाहें तो मुंबई में 109 साल की सेविंग चाहिए और गुड़गांव में 65 साल की। देश के ज्यादातर शहरों में 50 साल से कम की सेविंग पर घर खरीदना आज संभव ही नहीं है। तो फिर सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर खरीद कौन रहा है ये 1 से 1.5 करोड़ के घर? इसको समझने के लिए आपको एक बात और भी समझनी होगी कि प्रॉपर्टी के बिक्री के बेनिफिशियरी हैं सभी, सिवाय खुद घर खरीदार के। बिल्डर कमा रहा है अपना मुनाफा लागत से कई गुना, ब्रोकर्स का है अपना कमीशन, सरकार को है जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी का फायदा और बैंक का है होम लोन इंटरेस्ट का स्वार्थ। और इसलिए ये घर जो आम इंडियंस ये सोचकर खरीदते हैं कि वो घर खुद खरीद रहे हैं, वो दरअसल बैंक खरीद रहा होता है और वो फाइनेंस होता है आपके नाम पर एक प्रोफाइल फाइनेंस। आपके प्रोफाइल पर बैंक ने किया बिल्डर को फाइनेंस और घर रहा बैंक के ही पास। अगर ऐसा नहीं है तो जरा आप बैंक का 2-3 महीने का ईएमआई रोक कर देख लें, आपको पता चल जाएगा कि घर का असली मालिक कौन है, आप या बैंक। बैंक के तो फायदे ही फायदे हैं आपके घर खरीदने के और इसलिए वो खरीद रहे हैं आपके प्रोफाइल पर। अगर आप ईएमआई चुकाते चले गए तो कर्ज का डबल हो गया वसूली बैंक की लोन अमाउंट और इंटरेस्ट को मिलाकर। और अगर आप होम लोन डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक का और भी ज्यादा फायदा। इंटरेस्ट तो पहले ही आ गया और प्रॉपर्टी बैंक ने नीलामी में बेचकर वसूल ली अपनी लोन अमाउंट को। कभी आपने ऐसा सोचा है कि बैंक आपके कंधे पर रखकर आपकी प्रोफाइल पर प्रॉपर्टी क्यों खरीदता है? अगर प्रॉपर्टी खरीदना वाकई फायदे का सौदा है तो ज्यादातर बैंक के अपने ब्रांच और एटीएम किराए के प्रॉपर्टी पर क्यों होते हैं? तो प्रॉपर्टी के इंडिया में असली खरीदार तो हैं बैंक। अब इसके पहले कि आप पूछ बैठें कि फिर जो लोग बिना लोन के घर खरीद रहे हैं वो भी तो हैं प्रॉपर्टी के खरीदार। हाँ, ये सच है कि इसमें एक दूसरा बायर प्रोफाइल भी है, भले ही बहुत छोटा प्रोफाइल है, वो बहुत छोटा सेगमेंट है। वो एक दूसरा खरीदार भी है देश के महानगरों में घर का, और वो और भी ज्यादा घाटे का सौदागर है। ये वो बायर हैं जो अपनी गांव या छोटे शहर की प्रॉपर्टी, मकान, दुकान को बेचकर शहर की चकाचौंध में एक घर खरीद लेता है। चूंकि नौकरी यही है, रोजगार यही है, तो वो शहर के घुटन वाले अपार्टमेंट में रहने को तरक्की और विकास समझकर खरीद लेता है एक घर। अब इस तरह के प्रॉपर्टी बायर को ट्रैप में लेने के लिए तो बिल्डर और बिल्डर का पूरा इकोसिस्टम प्रॉपर्टी बिल्ड करने के साथ साथ एक नैरेटिव भी बिल्ड करता रहता है, सपने बेचता रहता है। लेकिन मेरी नजर में इस तरह के प्रॉपर्टी बायर समझदार तो कतई नहीं ही कहलाएंगे। खैर, वो एक अलग बहस का विषय हो सकता है कभी किसी और वीडियो में बात करने के लिए। लेकिन प्रॉपर्टी के असली खरीदार आम इंडियंस नहीं हैं, या तो बैंक्स हैं या फिर है पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचकर शहर में घर खरीदने वाले बायर। और आखिर में मेरा सवाल जो रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स को तो क्या, सरकार और बैंकों को भी नागवार गुजरता है। क्या आपको बिल्डर, ब्रोकर, सरकार और बैंकों के लाभ के लिए शहर में घर खरीदना चाहिए? क्या आपको अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर शहर के दम घोटू अपार्टमेंट में 2-3 कमरे में रहने का मालिकाना हक खरीदना चाहिए? क्या आपके लिए नहीं है किराए का घर एक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन? क्या जिस बेहतर जिंदगी की तलाश में आप शहर में आए थे वो हाथ में पैसा और लिक्विडिटी होने से बेहतर होगी, या घर खरीदकर फाइनेंशियल कांस्टेंट में जीने से? फैसला आपका। लेकिन अगली बार प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अपने कैलकुलेशन में ये सारे ही फैक्टर्स को ध्यान में जरूर रखिएगा। आपकी शहर में प्रॉपर्टी खरीदने के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं और आपका एक नेटवर्थ बन चुका है तभी आप अपनी नेटवर्थ का एक हिस्सा जरूर रखें प्रॉपर्टी में भी, लेकिन अपनी लोन एलिजिबिलिटी
कर्ज ले सकने की हैसियत को अपनी सही हैसियत समझने की गलती नहीं करें। आप किराए के घर से निकलकर बस बैंक के गिरवी रखे घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं और साथ में मिल रही है 15, 20, 25 साल की फाइनेंशियल बेड़ियां। मेरी बात पर एक बार गौर जरूर कीजिएगा, बाकी फैसला आपका। शुक्रिया।